हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। सो बच्चे, आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं और ये है क्लास 10th से, और ये चैप्टर है 9th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। सो बच्चे, इस चैप्टर में इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो आज हम सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन या फिर चेंज या फिर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब जब रिप्रोडक्शन होती है उस टाइम क्या होता है, वेरिएशंस कैसे आती हैं, ठीक है। सो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होती क्या है, जैसे कि मैं आपको पिछले चैप्टर में भी करवा चुकी हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। सो बेसिक्स हम इस चैप्टर में अभी आपको बताऊंगी। जो रिप्रोडक्शन होती है ये प्रोसेस होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे, ठीक है। सो मेनली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो वेरिएशंस होती हैं बच्चे वो आती हैं, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक सिमिलर हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल कॉपीज नहीं हो सकते। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन और चेंजेस होने के चांसेस क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। सो मेनली उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस क्या होती हैं, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कि चेंजेस कैसे आएंगे और वेरिएशंस कैसे आएंगी, ठीक है। तो जो वेरिएशन होती है वो क्या होता है, जब डीएनए आपका कॉपी होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वहां पे क्या होते हैं, एरर्स आ जाते हैं, थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, और उन चेंजेस को ही क्या बोला जाता है बच्चे, वेरिएशन बोला जाता है। वेरिएशन मतलब चेंज, मतलब घपला, नॉर्मल बात करूं। सो ये भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में करवा चुकी हूँ। सो बच्चे, ये जो डायग्राम है ये आपको एनसीईआरटी में दी गई है आपकी बुक्स में, राइट। सो इसको देख के आपको पता लगा कि वेरिएशंस आती कैसे हैं, चेंजेस आते कैसे हैं रिप्रोडक्शन के टाइम में। सो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं। क्या है, 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, मतलब बच्चे हैं, राइट। अब आप देखोगे जो मैंने आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे शो कर रखी है और यहाँ पे भी मैंने कुछ आपको अलग से शो कर रखा है। मतलब क्या है, ये जो पेरेंट सेल है जब ये 2 अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिटिल चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे चेंज आ रहा है, नीचे यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, वेरिएशन है। मतलब कि रिप्रोडक्शन में क्या होती है, चेंजेस आते ही आते हैं। एनसीईआरटी की बुक में बच्चे कुछ कलर, डिफरेंट कलर्स को लेके आपको मेंशन किया गया है, पर मेरे पास कलर्स नहीं थे तो मैं आपको मेनली डॉटेड या कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बना के ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। आगे आप देखेंगे जब ये फर्दर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो देखो, जब फर्दर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर ये पेरेंट सेल है, अगर इसके आगे 2 ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं बच्चे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस आ रही हैं, थोड़ी वेरिएशंस आ रही हैं। और वहीं पे इस केस में बात करोगे तो बच्चे, अगर ये डिफरेंट है तो यहाँ पे कुछ दूसरी तरह की वेरिएशंस आ रही हैं, कुछ दूसरी तरह के चेंजेस आ रहे हैं। वहीं पे इस पेरेंट सेल की बात करूंगी बच्चे, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी वेरिएशन है और यहाँ पे भी वेरिएशन है। इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन और चेंजेस जो होते हैं वो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जरूरी होते हैं और होते जाते हैं। सो बच्चे, ये अगर आपने डायग्राम ऐसे देखनी होगी तो आप एनसीईआरटी की बुक्स चेक कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि वहां पे जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है वो कुछ कलर्ड पैटर्न्स दिए गए हैं। सो उससे क्या होगा, समझना इजी होगा। अब बच्चे, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो ऐसा आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगी, लेकिन क्या होता है, हेरिडिटी वगैरह समझने के लिए, इवोल्यूशन समझने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेनली मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि इन सब का मतलब क्या है, कि आगे जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो एटलीस्ट जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। सो उसलिए ये टर्मिनोलॉजीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन ये पूछ ली जाए। सबसे पहले आता है जीन्स। क्या आता है, जीन्स होते क्या हैं बच्चे, जीन्स क्या है, मेनली डीएनए ही है। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। जैसे कि आपका कोई डीएनए होगा, ऐसे आपका डीएनए होगा, उसमें एक छोटा सा सेगमेंट होगा जिसको क्या बोलोगे आप, जीन्स बोलोगे। क्या बोलोगे, जीन्स बोलोगे, ठीक है। और ये सेगमेंट है जो डीएनए का, वो करता क्या है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करता है बच्चे, कोड करता है, तो वो क्या हो गया, जीन्स हो गया। इसके बारे में आपको पता लग गया। आगे मैं बात करूंगी एलील्स क्या होती हैं। एलील्स होती हैं बच्चे वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या होती हैं, वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स बियरिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्किन है आपकी, ठीक है। तो स्किन क्या है, एक तरह से स्किन फैक्टर लिया है मैंने, वो है तो जीन्स ही है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि जैसे कि जो कनाडा के लोग होते हैं वो थोड़े गोरे होते हैं, कनाडा के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। और वहीं मैं आपकी बात करूं कि साउथ अफ्रीकन जो होते हैं वो थोड़े मतलब कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क होता है। तो वो मेनली क्या है, वो क्या है तो जीन आपका एक ही है, स्किन के बारे में बता रही हूँ। लेकिन जो एक ब्लैक है, एक वाइट है, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो एलील्स हैं। वो क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, एलील्स, ठीक है। आगे बात करूंगी मैं हेरिडिटी। क्या बात करूंगी मैं, हेरिडिटी क्या होती है बच्चे। अगर मैं बात करूं कि मेरी आंखें मेरी मम्मा की जैसी हैं, मेरी आंखें मेरी मम्मा की जैसी हैं, या मेरे बाल मेरी मम्मा की जैसे हैं, तो मेनली बच्चे हेरिडिटी में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। मतलब कोई भी कैरेक्टर, चाहे मैं अगर बात करूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाल हैं वो किसी डॉटर के उसकी मदर पे चले गए हैं, या कोई आईज हैं जो किसी सन की अपने फादर पे चली गई हैं। मतलब क्या हो रहा है, उन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। इतना आपको पता लग गया। अगली बात करूंगी मैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि जब वो ट्रांसमिशन हो रहा है जेनेटिक कैरेक्टर जो हमने हेरिडिटी में पढ़ा, उसके लिए जो पाथवे है, जिस पाथवे से वो ट्रांसमिशन हो रही है पर्टिकुलर कैरेक्टर की बच्चे, दैट इज इनहेरिटेंस। उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब आप यहां देखेंगे मैंने लिखा भी है कि पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है, ट्रांसफर एंड इट्स एक्सप्रेशन। मतलब कि क्या हुआ, जिस पाथवे से वो जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया बच्चे, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। अगली बात करेंगे इनहेरिटेंस ट्रेट्स की, ठीक है। सो कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब कोई भी कैरेक्टर जो किसी एंसेस्टर से उसकी आगे वाली जनरेशंस में गया है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे कि मैं अपने कलर की बात करूं, कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करूं, तो मुझे मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन किससे मिला है, मेरी मदर से मिला है। किससे मिला है, मेरी मदर से मिला है। तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। क्या है, एक कैरेक्टर है जो मुझे मेरी प्रीवियस जनरेशन से मिला है, राइट। और वो जनरेशन मतलब एंसेस्टर कहां तक करवाते हैं, अगली जनरेशन तक करवाते हैं। इतना आपको पता लग गया। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, राइट। अब आता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स, कैरेक्टर्स कैन नॉट ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो इंसान अपनी लाइफ में ही एक्वायर्ड करता है, वो हमें अपनी जनरेशन से, अपने असेंस्टर से, अपने पूर्वजों से नहीं मिलती है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टर जो कि ट्रांसमिट नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल्स दूं, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, उसने अपनी बॉडी बनाई है, तो उसने वो बॉडी जो बनाई है वो उसने अपनी इसी लाइफ में अटेन की है, वो उसे उसके पूर्वजों से नहीं मिली है, ठीक है। उसने जिमिंग की होगी, कसरत की होगी, खान पान पे ध्यान रखा होगा, तो उसने अपनी मस्कुलर बॉडी बनाई होगी। पर वो अपना ये कैरेक्टर क्या है, वो ना उसने किसी से लिया है, ना वो अपना ये कैरेक्टर क्या कर सकता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को दे सकता है। मतलब कि एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स या वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्टिकुलर इंसान जो है, अपनी लाइफ में खुद ही क्या करता है, अटेन करता है। तो इतना आपको पता लग गया बच्चे, ओके। सो अगली बात करूं, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है। सो डीएनए क्या है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और मैंने आपको जीन्स में भी बताया था कि जैसे हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तो उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, जीन्स बोल देते हैं। सो आगे बात करूंगी बच्चे, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं डीएनए मेकओवर। डीएनए मेकओवर जब क्या होता है, जब कोई डीएनए प्रोटीन के साथ मिलता है, जब कोई डीएनए क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलता है, तो वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस में क्या होगा, जैसे कोई न्यूक्लियस होगा, उसमें जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, जब तक मतलब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है और जब वो फाइबर्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। लेकिन जब कोई हमारा सेल डिवाइड लग पड़ता है बच्चे होने, क्या करता है, हमारा कोई सेल डिवाइड होने लग पड़ता है, और जब वो क्या करता है, एक्सरे, इस तरह की एक्स टाइप कंडेंस होने लगता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब जब कोई सेल डिवाइड होता है, ठीक है, और जब वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, उसको बोलते हैं बच्चे क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग सेल में होता है ये, ठीक है, डिवाइडिंग सेल में होता है। और क्या करते हैं, वो कंडेंस होने लग पड़ते हैं सेल्स, और जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या थी, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज थी जो हमारी मेनली जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अगर मैं आपको जेनेटिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो उससे पहले आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो बच्चे अब हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल, ही इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, ही इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या था? फादर ऑफ जेनेटिक्स था। और इसने क्या किया था? पी प्लांट जिसको कि बोलते हैं पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम स्वीट मतलब मटर पनीर खाते हैं ना, वो वाला पी, इसका नाम है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम जो है हमारे पी प्लांट का, स्वीट पी का क्या है, साइंटिफिक नेम है, राइट। सो मेनली जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे बच्चे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की थी, और उन्होंने हमें कुछ उस स्टडी को लेके बहुत सारी चीज़ें जो जेनेटिक्स में आगे हमें आगे जाके समझाई थी। तो इन्होंने पी प्लांट की स्टडी क्यों की थी, ऐसा क्यों किया था कि इन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था पी प्लांट पे किया था। क्यों किया था? इसके रीजंस हैं। क्योंकि जो पी प्लांट था बच्चे, वो एनुअल प्लांट था। क्या था? एनुअल प्लांट था, मतलब कि जर्मिनेशन भी हो रही है, उसकी रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, मतलब 1 साल में क्या हुआ था, इस पी प्लांट की वो पूरी स्टडी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को चूज किया था। वाई? बिकॉज इट इज अ एनुअल प्लांट। दूसरी बात, कल्टीवेशन जो थी इस प्लांट की, कल्टीवेशन जो थी पी प्लांट की, वो ईजी थी। क्या थी? ईजी थी कल्टीवेशन जो थी पी प्लांट की, ठीक है। तीसरी बात क्या थी? सेल्फ पॉलिनेशन थी इसमें। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। मतलब क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जो फ्लावर था उसमें ही क्या थे, मेल गैमेट्स भी थे, उसमें क्या था, फीमेल गैमेट्स भी थे। एक ही फ्लावर में क्या थे, दोनों मेल गैमेट्स जो थे, तो वो उसमें भी उनको स्टडी करना बहुत ईजी था, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। अगली मैं बात करूं, जो रिजल्ट्स की ऑब्जर्वेशन थी पी प्लांट में, वो बहुत ज़्यादा ईजी थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा ईजी थी। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्रोमोसोम्स की स्टडी करना भी इसमें बहुत ज़्यादा ईजी था। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया था, जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, राइट। सो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। किसके बारे में बताऊंगी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो बच्चे सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगी। इसमें मेंडल ने क्या किया था, एक ही करेक्टर प्लांट का लिया था। मेनली इन्होंने क्या लिया था, इसमें हाइट ली थी प्लांट की। क्या किया था? प्लांट की हाइट ली थी। तो हाइट क्या है? प्लांट का एक ही करेक्टर हुआ, ठीक है। मोनो मतलब एक, मोनो मीन्स 1, राइट। एंड हाइब्रिड मीन्स जो 2 पेरेंट्स से मिलकर बने। हाइब्रिड हम बोलते हैं ना कि आजकल बहुत ज्यादा हाइब्रिड चल पड़े हैं मार्केट में। आजकल तो मतलब ऐसे प्लांट्स भी चल पड़े हैं जिसमें टमाटर भी लगता है और आलू भी निकल जाएगा, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स उनको बोलते हैं। तो मेनली हाइब्रिड क्या होता है, जो 2 पेरेंट्स से मिलकर बनता है। मोनो मीन्स 1 एंड हाइब्रिड मीन्स जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था मेंडल ने, उसने एक ही हमारा हाइट लिया था, एक करेक्टर लिया था प्लांट का, उसमें इन्होंने एक करेक्टर लिया और इसी हाइट में इन्होंने एक टॉल ले लिया था, हाइटेड प्लांट लिए थे, एक लिए थे स्मॉल और शॉर्ट हाइटेड प्लांट। अब ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ टीटी, ये टॉल है, ठीक है, और ये क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे, ठीक है। अब जब वो इनके गैमेट्स लेगा, ये लिया और ये लिया, तो जब ये आपस में क्रॉस करेंगे बच्चे, तो जो पहली जनरेशन होगी F1 जनरेशन क्या निकलेगी, टी मतलब हाइट टॉल भी है स्मॉल भी है, लेकिन इफ में F1 जनरेशन क्या बनेगी, टी मतलब कि टॉल बनेगी। क्या बनेगी? टॉल बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे टॉल क्यों बनेगी, एक स्मॉल कलेक्टर टी भी है, वाई? इसका रीजन क्या है बच्चे? जो टी है वो डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। जबकि मैं स्मॉल टी की बात करूं, वो क्या है, रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव। अब इनका क्या मतलब होता है,
बच्चे डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जब वो रिसेसिव के साथ आए तो सिर्फ अपना ही एक्सप्रेशन शो करेंगे। अब जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे आगे बैठेंगे, अगर मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो वो क्या करेंगे, बार बार वही मुझे आंसर देंगे। वो क्या है, वो डोमिनेंट है, वो बार बार खुद को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। जबकि मैं टी, स्मॉल टी की बात करूं, मतलब ये दब के रह जाते हैं। जो जैसे पीछे बैठे बच्चे होते हैं, बैक बेंचेस, वो दब के रह जाते हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं आता, कोई मतलब नहीं बनता, तो वो क्या होंगे, रिसेसिव स्टूडेंट्स बोल सकती हूँ मैं उनको। तो वहीं पे मतलब क्या होता है, टी, मतलब कि वो अपना एक्सप्रेशन इतना ज्यादा छोड़ता है कि वो स्मॉल टी है, वो दब जाता है। इसमें कैरेक्टर्स तो टॉल के भी हैं, स्मॉल के भी हैं, पर बच्चे जो स्मॉल टी है वो दब गया है, ठीक है, रिसेसिव है। तो उसके बाद उसको फिर भी तसल्ली नहीं हुई, उसने क्या किया, इस टी को फिर से क्या किया, आपस में क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो अब की बार क्या लिया उसने, ये सब दोबारा से लिए। अब वो फिर से देखना चाहता था, तो सबसे पहले जब ये टी के साथ ये टी बनेगा तो कौन से प्लांट बनेंगे, टी टी, मतलब कि क्या बने, टॉल प्लांट्स बने। ऑल आर डोमिनेंट, टी टी आर डोमिनेंट। अब उसके बाद फिर से ये टी जब इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा बच्चे, टी बड़ा और टी छोटा, टी बड़ा और टी छोटा। इसमें स्मॉल के भी कैरेक्टर्स होंगे, टॉल के भी होंगे, पर जो स्मॉल है वो रिसेसिव है, तो इसमें क्या होगा, ये भी टॉल बनेंगे। क्या बनेंगे, ये भी टॉल बनेंगे। पर इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल भी है और लार्ज भी है, बड़ा वाला भी है, लेकिन वो टी जो है डोमिनेंट है, इसलिए ये प्लांट टॉल होंगे। उसी तरह ये जब स्मॉल टी बड़े टी के साथ मिलेगा तो ये भी क्या बनाएगा, टी टी बनाएगा, तो टॉल प्लांट्स बनाएगा। लेकिन फिर से यहाँ पे डोमिनेंट आ गया, लेकिन जब स्मॉल टी के साथ मिलेंगे बच्चे तो ये क्या बनाएंगे, स्मॉल प्लांट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं था। तो वही हम रेशियो की बात करें तो टॉल 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 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3:1 इज द रेशियो। क्या निकली, इन प्लांट्स की 3:1 रेशो बनी। ये कौन सी रेशो है, ये रेशो हमें दिख रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो बच्चे वो रेशो होती है जिसको हम आईज से देख सकते हैं। मेनली हमें यहाँ दिख रहा है कि भाई 3 बड़े प्लांट हैं, एक छोटा प्लांट है, और वही मैं बात करूँ, ये 1, ये 2 आ गए, 2:, स्मॉल कितने आ गए, 1 आ गए। इस रेशो की बच्चे मैं बात करूंगी तो ये होगी जीन्स की रेशो एंड नॉन एज जीनोटिपिक, यहाँ पे भी लगा लेना, जीनोटिपिक रेशो, राइट, जीन्स की रेशियो, ठीक है। एक आ गया आपके लार्ज टॉल वाले प्लांट्स, एक आ गए स्मॉल के प्लांट्स, और यहाँ पे आ गए टॉल प्लांट्स ही हैं जो कि डोमिनेटिंग हैं, बट उनमें बोथ कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल के भी और बड़े के भी, छोटे के भी, ठीक है। तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। थैंक यू।